गुड़गांव दिल्ली से सटे होने के बावजूद एक टाइम पर यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं था। जंगल और सुनसान सड़कें गुड़गांव की पहचान बन चुकी थी और सूरज डूबने के बाद लोग यहाँ जाने से भी डरते थे। और दिल्ली बॉर्डर से अगर आपको आगे जाना है तो आपको 2 गुना किराया देना पड़ता था। और उस टाइम पे किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि आज उस जगह पे 100 करोड़ से भी ऊपर का अपार्टमेंट बेचा जाएगा। सिर्फ एक इंसान की वजह से ये सब चीज पॉसिबल हो पाई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ केपी सिंह की। केपी सिंह ने सोचा था कि वो गुड़गांव को एक ऐसी एडवांस सिटी के अंदर डेवलप करेंगे जैसा उस टाइम पे साउथ कोरिया और मलेशिया की सिटीज हुआ करती थी। लेकिन उनके इस सपने को बर्बाद करने में लोगों ने एड़ी चोटी एक कर दी। इसके बावजूद फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में 250 कंपनियों से भी ज्यादा का हेडक्वार्टर आज गुड़गांव में ही मौजूद है और ये शहर आज 8,500 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स का घर बन चुका है। लेकिन ये सब हुआ कैसे और कैसे डीएलएफ ने एक वीरान एरिया को इतनी ज्यादा डेवलपमेंट सिटी के अंदर कन्वर्ट कर दिया और आखिरकार क्या है इसके पूरे पीछे की कहानी, आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 19 नवंबर 1929 को, जब यूपी के बुलंदशहर में कुशलपाल यानी कि केपी सिंह का जन्म हुआ। उनके फादर चौधरी भुगतार सिंह पेशे से एक लॉयर थे और माँ एक हाउसवाइफ थी और इन्होंने अपनी प्राइमरी की पढ़ाई एक लोबन मदर से सीखी और फिर 1939 में उन्होंने डीएवी में एडमिशन ले लिया। स्कूल खत्म होने के बाद जुलाई 1945 में इन्होंने मेरठ कॉलेज में एडमिशन लिया और इन्हें वहां पे सिर्फ कुछ हफ्ते ही बीते थे। लेकिन उसके बाद इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। दरअसल उसी दौरान उनके बहुत क्लोज फ्रेंड भोपाल सिंह ने इंग्लैंड में एयर सर्विस ट्रेनिंग फैसिलिटीज ग्राउंड इंजीनियरिंग कोर्स के लिए उनसे बिना ही पूछे उनके लिए फॉर्म भर दिया था और लकीली वो इसमें सेलेक्ट भी हो गए। लेकिन केपी सिंह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और इंग्लैंड जैसी एक बड़ी कंट्री में वो पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा उम्मीदें नहीं रखी। लेकिन जब इस खबर के बारे में उनके पेरेंट्स को पता लगा तो उन्होंने अपनी पूरी जी जान लगा दी फंडिंग इकट्ठा करने में। आखिरकार केपी सिंह इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए और अभी उन्हें वहां कुछ महीने ही बीते थे। लेकिन उनकी पहली मुलाकात उनकी फर्स्ट लव जूली से हुई और जूली एक रिच बैकग्राउंड और एक रेपुटेड फैमिली से बिलोंग करती थी, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट केपी सिंह के ऊपर भी देखने के लिए मिला। जूली के जरिए उनकी मुलाकात इंग्लैंड के कई बड़े दिग्गजों से हुई जिनसे उन्होंने काफी सारी चीजें सीखी और केपी सिंह अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा खुश थे और जूली के साथ ही शादी करके इंग्लैंड में सेटल होने के लिए सोच रहे थे। लेकिन उसी दौरान उनकी मुलाकात एक ब्रिगेडियर महेंद्र सिंह वडारिया से हुई। यहीं से उनकी खुशहाल जिंदगी में काफी सारी मुश्किलें आनी शुरू हुई। दरअसल मुलाकात के दौरान महेंद्र सिंह ने उन्हें इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए सलाह दी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि केपी सिंह इंग्लैंड में ही बसने का इरादा बना चुके थे, इसलिए वो इंडिया वापस ना जाने के बहाने बनाने लगे और उनका कहना यह था कि सिर्फ वो आईएमए के एग्जाम के लिए इंडिया नहीं जा सकते। लेकिन एक स्पेशल केस के अंडर उनके एग्जाम को इंग्लैंड में ही ऑर्गेनाइज करवा दिया गया था। अब केपी सिंह बिना मन के एग्जाम में बैठ तो गए और इत्तेफाक से उन्होंने उस एग्जाम को क्लियर भी कर लिया। तो अब केपी सिंह ने एक अलग बहाना बनाया और कहा कि उनके पास वापस जाने के टिकट के पैसे नहीं है, इसलिए उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट टिकट्स भी प्रोवाइड करवाए गए। इसलिए केपी सिंह को अब वापस इंडिया आना पड़ा और उनका साथ जूली से हमेशा के लिए छूट गया था। इंडिया आने के बाद केपी सिंह अपने काम में बिजी हो गए और खुशहाल जीवन बिताने की कोशिश करने लगे। लेकिन उसी दौरान उनकी मुलाकात इंदिरा सिंह से हुई, जो लेफ्टिनेंट कर्नल चौधरी रघुवेंद्र सिंह की बेटी थी। मुलाकातों के बाद दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी और 6 मार्च 1954 को इन दोनों ने मिलकर शादी कर ली। इसके बाद साल आया 1959, जब चौधरी रघुवेंद्र सिंह ने केपी सिंह को अपने फैमिली बिजनेस दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस यानी डीएलएफ को ज्वाइन करने का ऑफर दिया। क्योंकि उनका कोई अपना बेटा नहीं था, इसलिए अब वो 8 साल आर्मी में बिताने के बाद अपने फादर इन लॉ का बिजनेस संभालने लगे। और 1950s के दौरान ही चौधरी रघुवेंद्र सिंह ने दिल्ली में जमीन खरीदी और डीएलएफ ने वहां पे 21 अर्बन कंपनीज को डेवलप किया, जिसमें पंजाबी बाग, ग्रेटर कैलाश और रजौड़ी गार्डन जैसे नाम शामिल थे। इनका कारोबार काफी ज्यादा सही चल रहा था। लेकिन 1957 में द दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट, जिसके दौरान कोई भी प्राइवेट डेवलपर दिल्ली में लैंड को एक्वायर नहीं कर सकता था, और इस एक्ट के लागू होने के बाद मानो जैसे कि इनका बिजनेस बिल्कुल खत्म सा ही हो गया। लेकिन मौके और नजाकत को समझते हुए केपी सिंह ने दिल्ली के आसपास के जितने भी रीजन्स थे वहां पे लैंड को एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें गुड़गांव का नाम भी शामिल था। और दिल्ली के करीब होने की वजह से ये कंपनीज के लिए काफी अच्छा रेसिडेंस था, इसलिए उन्होंने वहां पर एक पूरा शहर बनाने का काम शुरू कर दिया। एक दिन जब वो इसी सिलसिले में गुड़गांव के किसानों से बात कर रहे थे, उनके पास एक जीप आके रुकती है जिसका इंजन ओवरहीट हो चुका था। उनके ओनर ने उनसे पानी मांगा
और ये कार ओनर कोई और नहीं बल्कि जो कि खुद राजीव गांधी थे, जो अपने मेहरौली के फार्म हाउस के लिए रवाना हुए थे। राजीव गांधी ने बातों बातों में ही पूछ लिया कि आप इतनी गर्मी में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और इसी वार्तालाप के बीच में केपी सिंह ने उन्हें अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया, जो कि राजीव गांधी को काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा। और 1.5 घंटे की बातचीत के बाद उन्हें मीटिंग के लिए अपॉइंट कर लिया। और इसी मीटिंग की वजह से अप्रैल 1981 में 39 एकड़ के डेवलपमेंट के लिए उन्हें फर्स्ट लाइसेंस मिल चुका था। लेकिन यहाँ तक तो सब सेट था, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वहाँ के जो किसान थे उन्हें जमीन बेचने के लिए कन्विंस करना। इसलिए केपी सिंह ने करीब 700 से ज्यादा किसानों के साथ बात की और उन्हें अच्छा अमाउंट ऑफर किया। साथ में उनके बच्चों के स्कूल एडमिशन से लेके उनके हेल्थ अलाउंस तक के लिए उन्हें अमाउंट्स प्रोवाइड करवाए, और उन्हें ये भी बताया कि इस बंजर जमीन को बेचकर थोड़े ही पास में उपजाऊ जमीन भी खरीद सकते हैं। और इसी तरह के काफी सारे एफर्ट्स के बाद किसानों ने हामी भर दी। लेकिन अब केपी सिंह के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इतने सारे किसानों को पैसा देने के लिए वो इतना सारा पैसा लाएंगे कहां से। और यहाँ पर उनके फादर इन लॉ यानी कि रघुवेंद्र सिंह ने दिमाग लगाया। उन्होंने किसान से कहा कि जमीन के बदले हम आपको पैसे दे रहे हैं, उनमें से 90% आप वापस से डीएलएफ को उधार दे दें, और जैसे ही ये कंपनी प्रॉफिट्स बनाने लगेगी वैसे ही वो आपका सारा पैसा रिटर्न कर देंगे। और इस चीज के लिए किसान को कन्विंस करना काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन जैसे तैसे करके उन्होंने किसानों को मना लिया। जिसके बाद केपी सिंह साउथ कोरिया और मलेशिया के टूर पे चले गए ताकि वहां पे जाके वहां के डेवलपमेंट मेथड्स को सीखकर गुड़गांव वेंचर स्टार्ट कर सके। वहां से वापस आने के बाद 1981 में सिल्वर ओक्स नाम के हाई राइजिंग बिल्डिंग प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद 1982 में उन्होंने डीएलएफ सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू करा। साथ में ये महीने की 1 तारीख से लेके 6 तारीख तक धीरे धीरे जो किसानों से कर्ज लिया था उसे भी चुका रहे थे। फरवरी 1983 में इन्हें डीएलएफ के 556 एकड़ एरिया को डेवलप करने का लाइसेंस मिल चुका था, और उस समय ये कंपनी बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही थी। लेकिन डीएलएफ की ये ग्रोथ एक आदमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जिसका नाम था बंसी लाल, जो कभी केपी सिंह के बहुत ही अच्छे मित्र हुआ करते थे। और इन दोनों के बीच इतने अच्छे संबंध थे कि ये काफी घंटे एक दूसरे की बातचीत में ही लगा देते थे। एक दूसरे के साथ चाय पीना और एक दूसरे को घर पे छोड़ना अक्सर इनके बीच में हुआ करता था। दिसंबर 1975 के दौरान एक दिन केपी सिंह ने कुछ खास गेस्ट के लिए ग्रैंड पार्टी को ऑर्गेनाइज किया, इसमें बंसी लाल को भी इनवाइट किया गया था। केपी सिंह को लगा कि बंसी लाल को पार्टी में इनवाइट करने के बाद कहीं वो बोर ना हो जाए, इसलिए उनके साथ के लिए उन्होंने आर्मी से अपने कुछ सीनियर ऑफिसर्स को इनवाइट कर लिया। लेकिन उनको इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस खुशी की पार्टी के दौरान उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो जाएगा कि उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी। दरअसल पार्टी के दौरान एक सीनियर ऑफिसर ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, और ड्रिंक करके वो बंसीलाल से कहने लगे कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और अगर आप कहें तो मैं आपके बारे में संजय गांधी से बात करूं। और बंसीलाल उस समय तक एक डिफेंस मिनिस्टर थे, जिनका ओहदा एक आर्मी ऑफिसर से काफी ज्यादा बड़ा था। एक आर्मी ऑफिसर से ऐसी बातें सुनकर उन्हें काफी ज्यादा इंसल्ट फील हुई और वो नाराज होकर पार्टी छोड़कर चले गए। बाद में जब केपी सिंह को इस बारे में पता लगा तो वो बंसीलाल से मिलने उनके घर गए, लेकिन बंसीलाल ने उनसे मिलने के लिए मना कर दिया। उन्हें लगा कि केपी सिंह ने उन्हें पार्टी में जलील करने के लिए ही बुलाया है। इसके बाद भी केपी सिंह ने उन्हें कई सालों तक मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इनकी एक बात भी नहीं सुनी। उसके बाद 1986 में बंसीलाल हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बन गए और उनके पास अब डीएलएफ को बर्बाद करने की पावर आ गई थी। और इसी का फायदा उठाते हुए 5 नवंबर 1986 को उन्होंने कंपनी के सारे लाइसेंस कैंसिल कर दिए और साथ में ही न्यूज़पेपर्स में बड़े बड़े आर्टिकल छाप के लोगों को बताया गया कि वो डीएलएफ को किसी भी तरह की कोई भी पेमेंट ना दे। और इस खबर के छपते ही डीएलएफ के हजारों क्लाइंट्स परेशान हो गए, कंपनी से अपने रिफंड की मांग करने लगे। ये समय केपी सिंह के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा था, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत बड़ा स्टेप लिया और अपने सारे स्टाफ को बुला के बताया कि जो भी लोग रिफंड चाहते हैं उनके सारे पैसे उन्हें वापस कर दिए जाएं। और भी कई ज्यादा तरीकों से बंसीलाल ने डीएलएफ को बर्बाद करने की बहुत सारी कोशिशें करी, जिससे तंग आकर केपी सिंह ने राजीव गांधी से मिलने की सोची। और अब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद हर रोज अपने घर पे जनता दरबार लगाते थे और उसी दिन उन्हें कतार में एक दिन केपी सिंह नजर आ गए। जब राजीव गांधी ने वजह पूछी तो उन्होंने उन सारी प्रॉब्लम्स को बताया जो बंसीलाल की वजह से केपी सिंह और डीएलएफ को हो रही थी। उसके बाद राजीव गांधी ने बंसीलाल से मिलने की भी कोशिश की, लेकिन बंसीलाल रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और आए दिन उनकी नफरत केपी सिंह के लिए बढ़ती ही जा रही थी। और एक दिन केपी सिंह को राजीव गांधी के ऑफिस से कॉल आई कि वो तुरंत राजीव गांधी से मिलने आए। जब वो ऑफिस आए तो उन्हें पता चला कि बंसीलाल उन्हें जेल पहुंचाने की कोशिश में है। अब केपी सिंह को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या, तो उनके चाचा ने अब उन्हें प्रोटेक्ट करने की
जिम्मेदारी उठाई। केपी सिंह को दिल्ली से 10 किलोमीटर दूर ऊंचा गांव में छुपा दिया। अब यहाँ आने के बाद उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। और अब काफी समय बाद उम्मीद की किरण जब नजर आई, जब 19 जून 1987 को जब बंसीलाल को सीएम की पद से हटाया गया और देवीलाल ने नए मुख्यमंत्री की शपथ ली। लेकिन बंसीलाल की वजह से इस कंपनी की रेपुटेशन इतनी ज्यादा गिर चुकी थी कि किसी भी क्लाइंट को इनके ऊपर अब भरोसा नहीं रहा था। साथ में बैंक से लोन लेना भी इनके लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो गया था। इसलिए केपी सिंह ने नॉन बैंकिंग एजेंसी से काफी ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन लिया। धीरे धीरे इस कंपनी की सिचुएशन सुधरने लगी थी और नए सीएम चौधरी देवीलाल की वजह से और डीएलएफ के रद्द हुए लाइसेंस को 31 जनवरी 1989 में रिस्टोर करवा लिया। अब डीएलएफ के ऑपरेशंस अच्छे से होना शुरू हो गए थे। इस कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में दोबारा से बननी शुरू हो गई थी। इस कंपनी के चैलेंजेस अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे, क्योंकि 21 मई 1991 की सुबह राजीव गांधी की हत्या हुई, जिसको सुनकर केपी सिंह को बहुत बड़ा शौक लगा। दरअसल मई 1996 में बंसीलाल ने दोबारा से हरियाणा की सीएम की कुर्सी संभाल ली थी और फिर से उन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर दिया। और बढ़ते हुए ट्रैफिक को देखते हुए मार्च 1998 में देवीलाल ने NH8 के प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया था, ताकि दिल्ली, फरीदाबाद और जयपुर से आने वाले ट्रैफिक को कम किया जाए। और इस प्रोजेक्ट से गुड़गांव की भी कनेक्टिविटी बढ़ने वाली थी और इससे डीएलएफ को भी काफी ज्यादा प्रॉफिट होता, क्योंकि इसी रूट की वजह से डीएलएफ की जो प्रॉपर्टीज थी उनके रेट बढ़ने वाले थे। और इस गुड न्यूज को सुनने के बाद केपी सिंह ने डेवलपमेंट की रफ्तार और भी ज्यादा तेज कर दी। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकी नहीं, क्योंकि बंसीलाल ने फिर से एक नई चाल चली और सब रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट जाकर 1998 में इस प्रोजेक्ट को ही कम्प्लीटली बंद करा दिया। अपने टेन्योर में बंसीलाल ने ऐसी कई प्रॉब्लम्स क्रिएट की, जिससे कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। आखिरकार 1999 के असेंबली इलेक्शन में बंसीलाल की हार हो गई, जिसके बाद ओम प्रकाश को हरियाणा का नया सीएम बनाया गया। और प्रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रोटेस्ट के बाद उन्होंने अगस्त 2003 में NH8 के प्रोजेक्ट को दोबारा से अप्रूव कर दिया। इस वजह से दिल्ली और गुड़गांव के बीच की जो दूरी थी वो काफी ज्यादा कम हो गई। साथ में NH8 की वजह से काफी ज्यादा कंपनीज में गुड़गांव में अपनी फैक्ट्रीज सेटअप कर दी, इसलिए एक बंजर वाली जगह बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए उनकी फेवरेट लोकेशन बन गई। जानकारी के लिए आपको बता दें, यहाँ पर मारुति सुजुकी, होंडा, हीरो मोटरकॉम, IBM, अमेरिकन एक्सप्रेस, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एसेंचर, सैमसंग और काफी इंडियन और इंटरनेशनल कंपनीज ने यहाँ पर अपने कॉर्पोरेट ऑफिसेस को एस्टेब्लिश किया। उसके बाद गुड़गांव की किस्मत ऐसी बदली जैसा किसी ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। और साथ में केपी सिंह ने सोचा कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को ही डेवलप करना काफी नहीं होगा, और साथ में यहाँ बेसिक फैसिलिटीज से स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कि यहाँ पर घर तो बन गए थे, लेकिन यहाँ पर रहने वाले और खरीदार लोग इतने नहीं थे। उस समय इंटरनेशनल मार्केट में जनरल मोटर्स का काफी बड़ा नाम था। इसके बाद इस कंपनी ने अपनी पहली यूनिट को गुड़गांव में एस्टेब्लिश किया और $10 मिलियन का पहला ऑर्डर दिया, जिसकी देखा देखी काफी और कंपनीज ने भी यहाँ पे आउटसोर्सिंग करवाना शुरू कर दिया। और हरियाणा के नए सीएम ओम प्रकाश चौटाला के बिना ये सब पॉसिबल नहीं था, और इन्हीं की मदद से आईटी सेक्टर को भी काफी ज्यादा बढ़ावा मिला। केपी सिंह के बेटे राजीव सिंह का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा, और अपने पिता की तरह ही वो भी एक बहुत बड़ी फ्यूचरिस्टिक सोच रखते हैं। उन्होंने डीएलएफ साइबर पार्क्स को डेवलप किया, जिसकी वजह से आज की डेट में आज का मॉडर्न गुड़गांव बन, जो कि सिलिकॉन वैली कहने वाले बेंगलोर को भी टक्कर दे रहा है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हरियाणा का ऑलमोस्ट 60% रेवेन्यू सिर्फ गुड़गांव से ही जनरेट होता है। और केपी सिंह के इतने बड़े कंट्रीब्यूशन की वजह से 31 मार्च 2010 को उस समय की प्रेसिडेंट प्रतिभा सिंह देवी पाटिल ने उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया था। सो ये थी कहानी कैसे एक मिडिल क्लास बॉय ने बड़ी सिटी खड़ी कर दी, ओनर ऑफ डीएलएफ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।